अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए हमको जो है सोशोलॉजी का हमारा थर्ड वाला चैप्टर स्टार्ट करना था। पहले तो ये है कि देखें लॉकडाउन के बाद आपको पता है 11th की लाइव क्लासेस ऑनलाइन लेने का हम लोग बहुत आ चुके हैं, तो उसी लिहाज से आपका टाइम टेबल बनाया गया है। हमने कल ग्रुप में आपको टाइम टेबल जो है पोस्ट के तहत मैंने सेंड की थी, आप लोगों ने देखे होंगे। उसमें फ़र्स्ट डे अलबत्ता कंबाइंड ग्रुप का है, लेकिन हमारा आज का सेकेंड डे है जहाँ पर हम 4 सब्जेक्ट मतलब सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट की इंशाल्लाह आज आपकी क्लासेस होगी, लाइव लेक्चर चलेंगे। ठीक है, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, आप मुझे कमेंट करें, मैं भी आपके कमेंट्स देख रही हूँ। साद पठान, रुखसाना शाह, ये मुझे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर लाइव है। तकरीबन 10 बच्चियाँ लाइव है यहाँ पर। माशाल्लाह आप लोग हाजिर हैं पंक्चुअलिटी के साथ में। बहुत खुशी हुई है देखकर कि आपने जो है नोटिस दिया है हमारे इंस्ट्रक्शंस को और आप यहाँ पर है। रैयान सैयद ये भी अभी लाइव है। तकरीबन 12 लोग यहाँ पर लाइव दिखाई दे रहे हैं मुझे। आप लोग कमेंट करें, क्या मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है? ऐसा ना हो ये बाद में आवाज़ ही नहीं आ रही है। मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है क्या? रुखसाना शाह, रैयान सैयद के नाम से जो आईडी है ये। बेटा आप लोग मुझे कमेंट करें कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? यस और नो में कमेंट करें। बेटा आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है क्या? आप लोग रिस्पॉन्स करें प्लीज़। हाँ रिस्पॉन्स कीजिए, सुनाई दे रही है या नहीं सुनाई दे रही है मेरी आवाज़? नौशीन, साकिर, कशफ शेख, ये सब यहाँ पर लाइव दिखाई दे रहे हैं। बेटा आप लोग बताएं मुझे मेरी आवाज़ आ रही है क्या आपको? आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। हम लोग देख रहे थे समाजियात के बुनियादी तस्वुरात, बेसिक कंसेप्ट इन सोशोलॉजी। समाजियात के बुनियादी तस्वुरात कौन से हैं? इसमें से तकरीबन हमारा हो चुका था, अभी लास्ट पॉइंट चल रहा है, हमारे सिलेबस का लास्ट पॉइंट चल रहा है, जिसमें हमको देखना है समाजी हैसियत, रुतबा, समाजी हैसियत आपकी किताब में दिया हुआ है, इसको रुतबा दिया हुआ है, इसको यहाँ पर स्टेटस के तहत हैसियत भी लिखते हैं, मर्तबा। और दूसरा लिख रहे हैं समाजी किरदार। तीसरा आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है समाजी मेयारात, सोशल नॉर्म्स, ये दरअसल रिड्यूस है, ये आपको सेल्फ स्टडी करना है। इसको जो है आप जितना आप पढ़ेंगे उतना यहाँ पर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले तो ये देखना है कि स्टेटस किसे कहते हैं, हैसियत क्या है, रुतबा क्या है। जनरली हम स्टेटस, हैसियत इस लफ्ज़ को आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं और इसके बारे में क्या निकालते हैं कि समाज में रहते हुए इंसान किसी न किसी सामाजिक ग्रुप का एक मेंबर बन जाता है ना। आपको पता है एक फर्द समाज में किसी न किसी सामाजिक ग्रुप का मेंबर होता है, लाजमन होता है। सामाजिक ग्रुप की अक़साम भी हमने देखे हैं, जिसमें बुनियादी ग्रोह है, इब्तदाई ग्रोह जिसे कहा जाता है, सानवी ग्रोह है, रज़ाकाराना, गैर रज़ाकाराना, बहुत से आपने मतलब हम लोगों ने तकरीबन 4 ग्रुप्स को इसको डिस्कस किया है। इससे आपको बहुत वाज़ेह हो गया कि ग्रुप्स कैसे होते हैं, ग्रुप्स की किस्में कौन सी है। अब यहाँ पर देखिए, आप इंसान समाज में रहता है तो किसी न किसी ग्रोह का मेंबर बनता है। जैसे आप इब्तदाई ग्रोह में हैं तो आप ख़ानदान के मेंबर हैं, किसी सानवी ग्रोह में हैं तो आप सानवी ग्रोह में जो भी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वहाँ पर आप एक मेंबर की हैसियत से कर रहे हैं, उसके मकसद की तकमील के लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। और यही जो मकासद की तकमील के लिए की जाने वाली जो कोशिशें होती है, ये दरअसल इंसान अपने जो उसको हैसियत दी जाती है, जो जिस रुकन की हैसियत से वो किसी ग्रुप में ज्वाइन होता है, उस लिहाज से उस फर्द पर कुछ ना कुछ जिम्मेदारियाँ और फ़राइज़ आयद हो जाती हैं।
यही फराइज और जिम्मेदारियाँ जो उसे समाज में रहते हुए किसी खास मकाम के तहत मिलते हैं, इसको अदा करने का काम, मतलब उसको जो दिया गया है जो मकाम, उस पर उसकी जिम्मेदारियाँ आए होती है, वो उसी लिहाज से उसको अंजाम देता है। और इससे तवक्को की जाती है कि उसको जो हैसियत मिली है समाज में, उसी लिहाज से वो अपने रवैये का इजहार करे, अपने कामों को अंजाम दे और उससे फर्द की एक पहचान बनती है। जैसे आप देखिए समाजी जो ग्रोह है हमारा इब्तदाई ग्रोह, उसमें खानदान को शामिल किया गया है, पड़ोस को शामिल किया गया है, दोस्त अहबाब को शामिल किया गया है। तो ये जो खानदान होता है, खानदान में वालिद है वो एक अपना काम अंजाम देंगे, वालिद है इसलिए उनकी जिम्मेदारियाँ अलग बन जाएगी, बच्चे हैं इसलिए उनकी जिम्मेदारियाँ अलग बन जाएगी, वालिदा है उनकी जिम्मेदारियाँ अलग बन जाएगी। तो ये जब अपनी जिम्मेदारियों की अदायगी करेंगे तो यहीं से इनकी शनाख्त, जैसे एक माँ है वो वालिदा है तो उसकी जिम्मेदारी क्या होती है कि अपने बच्चों की तरबियत पर ध्यान दे, अपने घर का एक पूरा निज़ाम चलाए, और उनकी जिम्मेदारियाँ हैं। तो वो एक माँ होने की हैसियत से क्या करेगी कि वालिदा है अपने बच्चों की तरबियत करेगी, एक बीवी होने की हैसियत से जो है अपने शौहर का ताउन करेगी, घर को, घर के निज़ाम को चलाएगी। और अगर वो किसी सानवी ग्रोह में अपनी जिम्मेदारियों को अदा करती है, सानवी ग्रोह में कोई किरदार अदा करती है, जैसे वो कोई टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, किसी फिल्म में कोई जो है किसी भी जगह पर कोई वर्कर की हैसियत रखती है, वहाँ पर वो काम करेगी, मतलब वो अपनी हैसियत के लिहाज से वहाँ पर अपने फ़राइज़ को अंजाम देगी, उसी से उसकी एक पहचान बन जाएगी। ये होता है हैसियत इंसान। अब हैसियत में भी हमने देखे हैं, और यहीं से फ़र्द की जो है ये फ़र्द की ताकत होती है, उसका असर और रसूख होता है, जिसका इस्तेमाल करके वो समाज में अपने मर्तबा मकाम मुतय्यन करता है, कोई तय करता है। समाज की हैसियत की दो किस्में होती हैं। पहले तो आप समाजी हैसियत की तारीफ लिखिए, नोट करें, मैं जो डिक्टेट करवा रही हूँ तारीफ आपको एज इट इज लिखनी होती है। आपको पता है तारीफ में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। फर्स्ट वन, पहली जो डेफिनेशन दी है वो दी है रॉल्फ लैंडन ने। रॉल्फ लैंडन, मैं डिक्टेट कर रही हूँ, आप उसको नोट करें। रॉल्फ जो है रॉल्फ लैंडन के मुताबिक मखसूस निज़ाम में किसी फर्द ने मखसूस अरसे में जो मकाम हासिल किया है वो उसका मनसब है। इन्होंने यहाँ पर हैसियत को मनसब कहा है, रुतबा कहा है, उसको आप हैसियत में लेते हैं। क्या कह रहे हैं रॉल्फ लैंडन? मखसूस निज़ाम में एक फर्द ने मखसूस अरसे में, देखिए मखसूस अरसे में जो मकाम हासिल किया है, जो मकाम हासिल किया है उसे उसका मनसब, उसे उसका मनसब कहते हैं। ठीक है, ये रॉल्फ लैंडन के मुताबिक ये डेफिनेशन थी। ठीक है, पहले आप डेफिनेशन को नोट कर लें। सेकंड वाली डेफिनेशन है, ठीक है, रॉल्फ लैंडन जो कह रहे हैं, देखिए मैं फिर से दोहरा रही हूँ उसको। रॉल्फ लैंडन के मुताबिक, मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? मुझे सुन पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं? आप कुछ जवाब दीजिए। क्या दिख रहा है आपको? बोर्ड दिखाई दे रहा है? 9 बच्चियां यहाँ पर लाइव हैं, आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है क्या बेटा? ठीक है, रॉल्फ लैंडन ने जो डेफिनेशन दी है हैसियत की समाज में, वो है कि मखसूस निज़ाम में किसी फ़र्द ने मखसूस अरसे में जो मकाम हासिल किया है उसे उसका मनसब कहते हैं। सेकंड वाली डेफिनेशन है लेपर की, देखिए इसको फिर नोट करें आप, पहले डेफिनेशन नोट कर लीजिए, फिर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशंस को।
का मनसब कहते हैं, फर्द का मनसब कहते हैं। ठीक है, हैसियत मनसब यही है। थर्ड वाली डेफिनेशन ये सेकंड वाली थी, यही पर मैं थर्ड वाली में लिखा रही हूँ आपको। थर्ड वाली डेफिनेशन है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन है थर्ड वाली। इसके मुताबिक किसी फर्द मुल्क या इदारे के लिए तयशुदा इख्तियारात और जिम्मेदारियों के मुताबिक लिखे हम उसके आगे, इख्तियारात और जिम्मेदारियों के मुताबिक की गई दर्जाबंदी से मुराद उसका मनसब है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या कहती है कि किसी फर्द, मुल्क या इदारे के लिए तयशुदा इख्तियारात और जिम्मेदारियों के मुताबिक की गई दर्जाबंदी से मुराद उन अफराद का मनसब है। अब फोर्थ वाली डेफिनेशन है टालकोट पार्सन की, इसको नोट करें आप। टालकोट पार्सन के मुताबिक, मैं सिर्फ यहाँ पर नाम लिख रही हूँ और डिक्टेट करवा रही हूँ, आप नोट करें उसे। टालकोट पार्सन के मुताबिक मनसब से मुराद किसी किरदार की हैसियत है। ठीक है, अब देखें ये जो चार डेफिनेशंस है जो आपके सामने है। फर्स्ट वन पहली थी रॉल्फ लेंडर की, सेकंड वाली डेफिनेशन है लैपियर की, थर्ड वाली है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की और फोर्थ वन है टालकोट पार्सन की। अगर आप इन चारों भी डेफिनेशंस को देखेंगे तो इसमें हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि इन्होंने मनसब का वर्ड इस्तेमाल किया है, उसी को यहाँ पर हैसियत, उसी को हम रुतबा, उसी को दर्जा, ये इजाफी इस्तिलाहात के साथ हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब हमारे मुल्क में देखें कि एक फर्द जो है कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, साथ ही यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है, अब देख रहे हैं मुल्क का वज़ीर आज़म है, मुल्क का सदर है, बैंक मैनेजर है, यूनियन लीडर है, एक टीचर है, एक सरपरस्त है, एक फौजी है, एक तालिब इल्म है। ये क्या है? ये उनके रुतबे हैं। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दी थी कि आप क्लास में हैं तो आपकी क्लास में हैसियत क्या है? एक स्टूडेंट की है, ये आपका रुतबा है। आप घर पर चले जाएंगे तो आपकी हैसियत एक बेटी की हो जाएगी। ऐसे ही मैं यहाँ हूँ, एक
इन दोनों के करने के जरिए से उसकी हैसियत का ताय्युन होता है, उसकी हैसियत मानी जाती है। ठीक है, ये इतना डेफिनेशन के थ्रू इतना हमने समझे। अब देखिए हैसियत और रुतबा जो है इसकी किस्में कौन सी होती है। ठीक है, यहाँ पर हम अक़साम देखेंगे, आप नोट करें, नोट्स बनाए बेटा, और इसको जो है साथ में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपने क्या नोट की है, दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, आपने क्या लिखे हैं, कौन से पॉइंट्स को आपने नोट किया, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, समाजी हैसियत और रुतबे की किस्में देखें, दो किस्में होती है इसकी। एक होती है इंतसाबी, आपकी किताब में इसे नस्बी दिया हुआ है, नस्ब के जरिए। ठीक है, नस्बी ये भी लिख सकते हैं आप। और ये होती है इक्तिसाबी, इसे कहा गया है एस्क्राइब, इंग्लिश में इसे कहते हैं एस्क्राइब स्टेटस, दिखाई दे रहा है, और इसे कहते हैं अचीव स्टेटस। ठीक है, ये दो किस्में हैं, इंतसाबी और इक्तिसाबी, अचीव और एस्क्राइब। बेटा अभी आ रही है क्या आवाज? आवाज आ रही है मेरी? हाँ खुलूद, क्लियर क्यों नहीं आ रही है बेटा आवाज? आप समझ नहीं पा रहे हो क्या? अच्छा ठीक है, एक मिनट, फैन को कम करती हूँ मैं, हो सकता है उसकी वजह से मसला हो रहा होगा। ठीक है, आप देखें, अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ, अब आ रही है बेटा आवाज? आ रही है क्या? आवाज आ रही है? खुलूद, महक, शिरीन कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? चलिए ठीक है, नेक्स्ट वाला हम देखते हैं। देखिए आप देख रहे हैं कि मैंने किस्में भी लिखी हूँ यहाँ पर, समाजी हैसियत की किस्में, शायद दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से लेती हूँ, थोड़ा वेट करें आप लोग। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर से देखते हैं इसको। हैसियत की किस्में, अब देखिए इस हैसियत को आपने रुतबा भी लिखा है, आपके पास में रुतबा भी है, आप ही की किताब में इसे मनसब भी दिया हुआ है। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पर मैंने कहा कि इसकी दो किस्में हैं, एक है इक्तिसाबी, दिखाई दे रहा है क्या मुझे? आप बताएं, इक्तिसाबी। ठीक है, इसको अचीव्ड कहा गया है, अचीव स्टेटस। ठीक है, और ये है इंतसाबी, ये एस्क्राइब स्टेटस। इसको आपकी किताब में नस्बी भी कहा गया है, नस्बी है दिया हुआ। आप लोगों को अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ बेटा, ठीक, चलिए, तो ये हैसियत की किस्में हैं दो, इक्तिसाबी और इंतसाबी। अब इंतसाबी एस्क्राइब, जो इब्तिदा से, मतलब इंसान की पैदाइश से तयशुदा है, इसमें कोई हेरफेर नहीं है। जैसे एक बेटी की हैसियत, एक माँ की हैसियत, एक शौहर की हैसियत, एक बाप की हैसियत, ये जो है ये तयशुदा है। ये इंतसाबी है, जो नस्बी है, जो सिलसिले से चली आ रही है, जो खानदानी, जिसमें हम कहते हैं खानदान की हैसियत है। और ये जो है अचीव, ये हासिल की हुई, अचीव हासिल करना, इक्तिसाब
जो सीखा गया है सीखने से, मतलब एक इंसान अपनी स्किल, अपनी महारतों, अपनी सलाहियतों, अपनी काबिलियत, अपनी तालीम, अपने पैसे के जरिए से जो मनासिब हासिल करता है, जो मनसब हासिल करता है, ये जो हैसियत हासिल करता है ना, हासिल किया हुआ मनसब जो हासिल किया गया है। अब कैसे हासिल करेंगे? आप जो है जबरदस्ती जो है बाप का, बेटे का, बेटी का, माँ का ये मनसब जबरदस्ती हासिल नहीं कर सकते, अपनी सलाहियतों की बिना पर हासिल नहीं कर सकते, बल्कि ये तयशुदा है। लेकिन आप एक टीचर है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक लॉयर है, एक जो है जज है, ये किस बिना पर है? आप अपनी सलाहियतों की बिना पर है, अपनी काबिलियतों की बिना पर है, अपने तालीम की बिना पर है। तो ये आपका अचीव्ड स्टेटस है, मतलब वो हैसियत है जो हमने हासिल की है। अब देखिए, समाज दोनों हैसियतों के तालमेल से, दोनों हैसियतों के रब्त से ही चलता है। यानी इसके लिए समाज के पूरे एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए ज़रूरी है कि इन दोनों में रब्त हो, समाज में ये भी हैसियतें हों, और यानी इंतसाबी हैसियत भी होती है समाज में और इक्तिसाबी हैसियत भी होती है। एक देखिए, अब इतना तो समझ में आ गया होगा आपके, इंतसाबी क्या है और इक्तिसाबी क्या है। समझा है या नहीं समझा? मैं आपके कमेंट्स देख रही हूँ, बताइए मुझे, समझा है बेटा? ये देखिए, इक्तिसाबी किसे कह रहे हैं यहाँ पर? जो हासिल किया गया है, मतलब कैसे हासिल कर रहा है एक फर्द, यानी अपनी कोशिशों की बिना पर, अपनी काबिलियत की बिना पर, अपनी सलाहियत की बिना पर, अपने तालीम और अपने पैसे की बिना पर, इस तरह से वो जो भी हैसियत समाज में बनाएगा। जैसे एक जज बन रहा है, एक जो वकील बन रहा है, एक टीचर बन रहा है, एक इंजीनियर बन रहा है, एक डॉक्टर बन जाता है। उम्र, जिन्स और रिश्ते के मुतालिक जो है ये इंतसाबी हैसियत होती है, इसी से तय की जाती है। ये जो दर्जे का तयन करने वाले जो अवामिल है, ये असलन हयातियाती नौइयत के होते हैं, लेकिन जो है हमारे जो माशरा होता है इसमें इसकी हैसियत को इतना बहुत ज़्यादा उछाला नहीं जाता, मतलब इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं है, और इक्तिसाबी जो हैसियत है इसको बहुत आला समझा जाता है। ये दोनों चीज़ें आपके सामने रहे। अब अगर आपको इसमें फ़र्क लिखना है तो यूँ समझे, मैं साथ साथ आपको होमवर्क भी दे रही हूँ कि इन दोनों में आप फ़र्क लिखकर मुझे बताएंगे, ठीक है? अब इसमें देखें कि इसमें ये होता है कि एक इंसान अगर क्लर्क है, तो मैंने आपको इससे पहले एग्जाम्पल बताई थी, एक इंसान अगर क्लर्क है तो वो अपनी सलाहियतों की बिना पर, अपनी काबिलियत की बिना पर, अपनी तालीम की बिना पर, अपनी कोशिशों की बिना पर वो बड़े से बड़े ओहदे पर पहुँच सकता है। अगर उसमें सलाहियतें ना हो तो वो नीचे से नीचे ओहदे पर आ सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको सलाहियतों की जरूरत नहीं होती है। वालिद है वो वालिद की ही हैसियत रखेंगे फिक्स, दादा है वो दादा की ही हैसियत रखेंगे फिक्स रखेंगे। जरूरी नहीं है कि उनमें सलाहियतें हों, उनमें सलाहियत नहीं है तो उनको बेटा नहीं बना दिया जाएगा दादा को, बल्कि वो फिक्स अपनी हैसियत पर रहेंगे, ठीक है? लेकिन यहाँ पर रहेगा कि एक इंसान में अगर सलाहियत है तो वो आला से आला ओहदा हासिल कर सकता है, और अगर सलाहियत नहीं है तो उस सूरत में उसका ओहदा कम से कम हो सकता है। तो ये इक्तिसाबी हैसियत जो है ये हरकत वाली होती है, इसमें हरकत पजीरी होती है, मतलब ये आगे पीछे हो सकती है। यहाँ पर ये तयशुदा होती है, फिक्स होती है, ये इसमें हरकत नहीं होती, ठीक है? इतना और एक पॉइंट इसका था। अब इन दोनों में आप जो है फर्क मुझे कर बताएंगे, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट वाला देख रहे हैं हम, समाजी किरदार। ये इतना समझ में आया या नहीं आया? मैं आप लोगों के कमेंट्स भी देख रही हूँ, ठीक है? ये हैसियत हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट वाला है हमारा पॉइंट, समाज में किरदार कौन से है और किरदार किसे कहते हैं। समाजी
किरदार। हैसियत जो मिलती है ना इंसान को, उसके जरिए वो जितनी एक्टिविटीज करता है दरअसल वो उसका किरदार है, ये आप समझे। मनसब के तफाउली पहलू को, जो फाल पहलू होता है ना हैसियत का, जो फाल पहलू होगा, मतलब भाई आपको हैसियत तो मिली है लेकिन आप उसमें कितने एक्टिव हैं, मतलब जितने एक्टिविटीज के साथ आप काम कर रहे हैं, कौन कौन से काम कर रहे हैं, वो आपका किरदार कहलाएगा। हैसियत का तफाउली पहलू किरदार होता है, इंसान का रोल का तफाउली, हैसियत का तफाउली पहलू किरदार होता है, उसका रोल होता है। अब आप मुझे बताएं तफाउली फाल एक्टिव होने से समझ रहे ना, समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे? अब यहां से मुराद क्या है, किसी खास मनसब या किसी खास हैसियत के हासिल होने की वजह से और मौके की मुनासिबत से हर इंसान कोई ना कोई काम अंजाम देता है, कोई ना कोई फेल अंजाम देता है। जैसे घर में आपकी वालिदा है, वो एक माँ होने की हैसियत से बहुत से काम अंजाम देती है, आपके वालिद हैं वो एक बाप होने की हैसियत से बहुत से काम अंजाम देते हैं, आप एक बेटी हैं, बेटी की हैसियत से आप बहुत से काम अंजाम दे रही हैं, ठीक है। आप घर में एक बेटी है, स्टूडेंट कॉलेज में है, क्लासरूम में है, किसी की आप सहेली हैं, ठीक है, किसी की आप घर में किसी की बहन है, ये आपके किरदार है, समझ रहे हैं? आपकी एक हैसियत है, उस हैसियत के तय आप कौन कौन से काम अंजाम दे रही हो, ये इंसान का किरदार होता है। मतलब एक फर्द अपनी हैसियत के तय जो जिम्मेदारियां निभाता है, जो फराइज अंजाम देता है, दरअसल वो उसका किरदार होते हैं ना। मसलन एक देखें आप, अब ये है कि आप क्लासरूम में अगर आप स्टूडेंट हैं तो अब आपकी जिम्मेदारी ये बनेगी कि आप जो है टीचर की फरमाबरदारी करें, उसके जो है उसके हुक्म को मानो, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करें ना, कॉलेज के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करें। घर में आप एक बेटी हैं तो आप पर जिम्मेदारी आयद होगी कि आप वालिदैन की इताअत करें, और वालिद पर क्या जिम्मेदारी है कि वो अपने औलाद के जो है तमाम ज़रूरतों का ख्याल रखें। दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ में जो है बाहमी तामुल कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में रब्त कर रहे हैं। दरअसल हैसियत और किरदार को ये माना जाता है कि ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं, है ना। एक सिक्का है समाज में इंसान की हैसियत, तो हैसियत तयशुदा है, एक पहलू है इस सिक्के का, और एक दूसरा पहलू है कि हम उसी के तय काम कर रहे हैं मुख्तलिफ। अब इसकी तारीफ आप लिखें, तारीफें लिखें आप इसकी। फर्स्ट वन, रॉल्फ लिंटन। बेटा आपको दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है आप लोगों को? रॉल्फ लिंटन कहते हैं कि किरदार समाजी मनसब का हरकी पहलू है। देखिए आप, मैं आपको जो है सिर्फ डिक्टेट करवा रही हूँ, जो है सोशलॉजिस्ट का नाम लिख रही हूँ और मैं डिक्टेट करवा रही हूँ, आप लिखिए उसे। रॉल्फ लिंटन के मुताबिक किरदार समाजी हैसियत का हरकी पहलू है या समाजी मनसब का हरकी पहलू है। दूसरी डेफिनेशन है एली चेनाई की। एली चेनाई कहते हैं फर्द के समाजी रुतबे के लिहाज से, फर्द के समाजी रुतबे के लिहाज से बर्ताव के मुतवक्को नमूने को किरदार कहते हैं। फर्द के समाजी रुतबे के लिहाज से बर्ताव के मुतवक्को नमूने को किरदार कहते हैं। तीसरी डेफिनेशन है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, इसकी डेफिनेशन है ये। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आप देख रहे हैं कि हर इसमें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन आ रही है। किसी मखसूस हालत में फर्द से बर्ताव की जो तवक्को की जाती है
उसे किरदार कहते हैं। किसी मखसूस हैसियत में फ़र्द से जो तवक्को की जाती है कि वो कैसे बर्ताव करे, उसे उसका किरदार कहते हैं। ठीक है, अब आप देखें, तीनों डेफिनेशन को देख लीजिए आप। ठीक है, मैं एक मरतबा फिर इसको रीड कर रही हूँ। रॉल्फ लिंटन कहते हैं कि समाज में जो इंसान की हैसियत होती है, मतलब समाजी मनसब, समाजी हैसियत, समाजी रुतबे का हर की पहलू किरदार है। किरदार क्या है? मतलब एक्टिव, जो इंसान जिस हैसियत के तहत समाज में एक्टिव होता है, बहुत से काम अंजाम देता है, वो दरअसल उसका किरदार है। उम्मीद की जाती है कि वो इसको बाकायदा अंजाम दे, मतलब उसके तहत एक्टिव हो जाए माशरे में, इसको प्रेजेंट करें। बस ऐसा नहीं है कि आपको मिल गई हैसियत, आप बैठ गए, नहीं, बल्कि आपकी हैसियत तब माशरा मानेगा जब आप उसमें कोई एक रोल अदा करेंगे। तो टीचर है तो आप खाली टीचर सर्टिफिकेट ले लिए और बैठ जाए तो आपको टीचर नहीं कहा जाएगा। टीचर आपको कब कहा जाएगा? जब आप पढ़ाएंगे। मतलब क्या कर रहे हैं हम एक रोल अदा कर रहे हैं ना माशरे में कंट्रीब्यूशन अपना पेश कर रहे हैं। माशरे में हम जिस हैसियत के साथ अपना कंट्रीब्यूशन पेश करते हैं, माशरा उसी लिहाज से हमको पहचानता है और ये हमारा किरदार होता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कह रही है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जो डेफिनेशन है कि किसी मखसूस हालत में फर्द से जिस बर्ताव की तवक्को की जाती है उसे किरदार कहते हैं। मतलब वो एक बाप है, बेटा है, क्या है, उस लिहाज से उसने कौन से काम करने चाहिए। ये जब माशरा इसकी डिमांड रखता है, इसकी उम्मीद रखता है, तो ये जो है उसका किरदार कहलाती है। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आई आपके? डेफिनेशन अगर समझ में आ गई होगी तो हम नेक्स्ट वाला पॉइंट ले लेते हैं, इसलिए कि आपको सोशल नॉर्म्स नहीं पढ़ना है। यहाँ पर सोशल नॉर्म्स दरअसल रिड्यूस सिलेबस है। या फिर आप ये रखेंगे, अब मैंने यहाँ तक आपको समझा दी हूँ, तो नेक्स्ट वाला जो है कि किरदार से मुताल्लिक़ तसव्वुरात जो होते हैं, इसमें आपने क्या समझा है, या आप सेल्फ स्टडी करेंगे और मुझे जो है आप बताएंगे इसी जो है लेक्चर के कमेंट में कि आपने उसके कैसे पॉइंट बनाए हैं, आपने क्या समझा है। देखिए, इससे मुतालिक जो तसव्वुरात हैं, इसमें फर्स्ट वन नोट डाउन करें, किरदार की अदायगी, ये पहला है। इसमें यह है कि जो है फ़र्द की कोई मखसूस जो हालत होती है, सेकंड वाला नहीं आया, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं महक आप? एली चेनाई जो डेफिनेशन दे रहे हैं ये वाली नहीं समझी आपको बेटा? हाँ, महक शरीन कमेंट करें बेटा आप। एली चेनाई की डेफिनेशन नहीं समझिए क्या आपको? देखिए चलिए मैं नोट डाउन करवा देती हूँ आपको बोर्ड पर, आप उसमें से थोड़ा सा लिख लें। ठीक है, एली चेनाई ये कह रहे हैं कि माशरे में इंसान को जो हैसियत मिली है तो माशरा एक्सपेक्ट करता है, उम्मीद करता है कि आप उसके तय कुछ ना कुछ एक्टिव रहें, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन माशरे को दें। यही इंसान का किरदार है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप एक टीचर हैं, तो टीचर क्या कब हो गया आप टीचर? आप सिर्फ सर्टिफिकेट ले लिए डीएड का और घर में बैठ गए तो टीचर तो नहीं कहलाएंगे, बल्कि आपको
मुआशरा टीचर की हैसियत से जब पहचानेगा तब आप फील्ड में आएंगे। तो ये इंसान का किरदार है। अब इसके तस्वुरात कौन कौन से दिए हुए हैं ये नोट करें। किरदार से मुताल्लिक़ तस्वुरात, ठीक है, आप नोट कर लीजिए, फिर आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपने इसमें क्या समझे हैं। फर्स्ट वन है किरदार की अदायगी। ठीक है, सेकेंड वाला कंसेप्ट है यहाँ पर किरदारों का सेट। देखिए मैंने समझा दी हूँ आपको, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ इस पर तवज्जो करें तो आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड वन है किरदारों का तनाव। और फोर्थ वन है किरदारों की कश्मकश। ठीक है, और फिफ्थ वन है, इसका पांचवा पॉइंट है किरदारों का इखराज। किरदारों का इखराज, किरदार की अदायगी से क्या मुराद है? अभी आप देखें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही अगर हम देखें तो किरदार की अदायगी से मुराद ये है कि इंसान जो है माशरे में रहते हुए जो रूल्स रेगुलेशन को वो फॉलो करता है, किसी न किसी मनसब पर फायज होता है और उसी के तहत जो है कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता है। तो इस एक्टिविटी को वो बाकायदा परफॉर्म करे, बाकायदा परफॉर्म करे। जैसे मैंने आपसे कहा कि टीचर तो सिर्फ डॉक्टर है तो डॉक्टर की डिग्री लेने से वो डॉक्टर नहीं बन जाएगा, बल्कि उसको परफॉर्म करके बताना पड़ेगा। तो ऐसे ही परफॉर्मेंस जो होता है इंसान का वो किरदार की अदायगी है। अब किरदारों का सेट क्या है? किरदारों का सेट से क्या मुराद है? देखिए मैंने अभी आपको बताई थी पूरे सेट्स कि आप एक घर में एक बेटी है, बाहर आप एक स्टूडेंट हैं, किसी के आप फ्रेंड हैं, भाई की बहन है ना, ये किरदारों का सेट है। किरदारों का तनाव क्या होता है? और ऐसे ही देखें कि एट ए टाइम एक प्रोफेसर एक लेक्चरर होता है, साथ ही वो एक एग्जाम इंचार्ज भी हो सकता है, साथ ही वो एक रिसर्च गाइड भी हो सकता है, साथ ही वो एक काउंसलर भी हो सकता है। बहुत कुछ किरदार वो एट ए टाइम निभाता है। ये किरदारों का सेट है। किरदारों का तनाव क्या होता है कि किसी किरदार को अदा करते हुए ना, किसी भी किरदार को अदा करते हुए जो उसके काम में जो मुश्किलें आती हैं, जैसे आप एक स्टूडेंट है, एक बहन है, एक बेटी है। अब अगर इनके साथ की अम्मी की तबीयत खराब हो गई, आपका दिल पढ़ाई में नहीं लगेगा, ये काम करेंगे तो वो बर्डन रहेगा, और वो काम करेंगे तो आपको लगेगा अरे नहीं मेरा तो ये लॉस हो रहा है, जो है कॉलेज का लॉस हो रहा है इतना। तो ये क्या हो रहा है? दो किरदार आप निभा रहे हैं ना, दो किरदारों के दरमियान जो कश्मकश हो रही है, मतलब आपको एक तनाव बन रहा है। एक किरदार निभा रहे हैं, दूसरे का तनाव बन रहा है, दूसरा निभा रहे हैं, पहले का तनाव बन रहा है। तो ये किरदारों का तनाव होता है। किरदारों की कश्मकश क्या होती है कि एट ए टाइम एक इंसान कई किरदार निभा रहा है। जैसे ख़वातीन की मिसाल बहुत आम ले ली गई है कि एक खातून खाना भी है, मतलब एक जो है घर की भी जिम्मेदारी होती है खातून पर, और एक बाहर का प्रोफेशन भी होता है उसका। तो वो किसी एक को निभाती है और एक में कमियां होने लगती हैं, तो फिर ये दोनों के दरमियान टकराव होने लगता है। ठीक है, हाँ गुड बेटा खलूद, एक इंसान के अंदर कई सलाहियतों का होना किरदारों का सेट कहलाता है। नहीं, आप कहेंगे कि एक इंसान एट ए टाइम कई अलग अलग किरदार निभाता है। जैसे आप बेटी है, आप एक स्टूडेंट भी है, एक बहन भी है, एक दोस्त भी है। क्या हो रहा है ये? आप एट ए टाइम सलाहियतें ज़रूर नहीं हो रही, कई किरदार इसमें निभा रहे हैं, अपने अपने काम आप कर रहे हैं। ठीक है, तो किरदारों की कश्मकश क्या होती है कि एक काम कर रहे हैं, दूसरे की वजह से जो है टकराव हो रहा है, दूसरे की वजह से टेंशन हो रहा है, एक को निभा रहे हैं, दूसरे को नहीं निभा पा रहे हैं। तो ये किरदारों की कश्मकश है। मतलब दो या उससे ज़्यादा किरदारों की अदायगी में बेआहंगी होती है, मतलब बाहर में रब्त नहीं हो पाता है, दोनों में कोरिलेशन नहीं हो पाता है। इसकी वजह से जहन में कश्मकश पैदा होती है और ये किरदारों का तनाव कहलाता है। किरदारों का इखराज क्या है? हेलेन रोज के मुताबिक
किसी फर्द को अपने तशख़्ख़ुस के लिए, अपनी पहचान के लिए अहम किरदार को तर्क करना या उससे बाहर निकलना, अपनी पहचान को बताने के लिए कोई एक हिस्से को छोड़ देना, एक किरदार को छोड़ देना और दूसरा किरदार अदा करना, ये किरदारों का इखराज कहलाता है। इस अमल को किरदारों का इखराज कहते हैं। ठीक है, हमारा आज का जो है टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हुआ। इसके मैंने जिस तरह से आपसे कहा कि नोट्स बनाकर आप मुझे बताएं, होमवर्क के तौर पर ले लेके इसके पॉइंट्स बनाकर आप मुझे सेंड करेंगे। मैं इंशाल्लाह आपको चेक करके फिर रिस्पॉन्स दूंगी। ठीक है, अगर नहीं समझा तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं, बिला झिझक पूछें और इसी तरह से आप रेगुलर रहें। जज़ाकल्लाह खैर।